-30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को अपना टेंट चाकू से काटकर सिर्फ अंडरवियर में बर्फ पर भागना पड़ा। इन्वेस्टिगेटर्स को 5 लोगों की लाशें तो मिल जाती हैं, लेकिन 4 लोगों की लाशों को ढूंढने में उन्हें 2 महीने लग जाते हैं। और जब ये लाशें मिलती हैं तो इन्हें देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान हो जाते हैं। यह है दुनिया के सबसे डरावने और मिस्टीरियस माउंटेन केसेस में से एक, डेथलॉक पास इंसिडेंट। बात है 1959 की। इस समय सोवियत यूनियन में ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग बहुत पॉपुलर था, और इसी दौरान एक 23 साल का एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर भी एक डेंजरस एक्सपीडिशन प्लान करता है। उस ट्रैकर का नाम था इगोर डेथलॉक। इगोर डेथलॉक कोई बिगिनर नहीं था, वो एक हाईली ट्रेंड इंजीनियर था और वो पहले भी कई मुश्किल एक्सपीडिशंस कर चुका था। वो अपने साथ 9 लोगों की एक टीम बनाता है। टीम के सभी मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे और उन्हें ग्रेड 3 लेवल की सर्टिफिकेशन भी हासिल थी। ये उस समय की सबसे डेंजरस एक्सपीडिशन कैटेगरी मानी जाती थी। इन लोगों का मिशन था यूरल माउंटेन के एक रिमोट पीक को क्लाइंब करना, और इस पीक का नाम था ओटर्टन माउंटेन। लेकिन जर्नी शुरू होने से पहले ही ग्रुप का एक मेंबर बीमार पड़ जाता है और वो बीच रास्ते से ही वापस लौट जाता है। उस मेंबर का नाम था यूरी ओडिन। यूरी ओडिन का वापस लौटने का डिसीजन उसे उस ग्रुप का इकलौता सर्वाइवर बना देता है, क्योंकि बाकी के 9 लोग आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी एक्सपीडिशन पर निकल चुके हैं। 25 जनवरी 1959 ये ग्रुप अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। सबसे पहले वो लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, फिर ट्रक से, और आखिर में स्कीज के जरिए ही बर्फीले इलाके में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। वो लोग हंस रहे थे, फोटोज ले रहे थे और अपनी डायरीज भी लिख रहे थे। बाद में उनकी इन्हीं डायरीज से पता चलता है कि वो लोग एक्सपीडिशन के दौरान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। लेकिन फरवरी 1959 को मौसम अचानक बदल जाता है। तेज बर्फबारी होने लगती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। इसी खराब मौसम की वजह से वो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और ओटर्टन माउंटेन की जगह वो एक दूसरे पहाड़ पर ही पहुंच जाते हैं। इस दूसरे पहाड़ का नाम था खोला स्याखल। वहाँ की स्थानीय मानसी भाषा में इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेड। और इसी पहाड़ की एक स्लोप पर वो लोग अपना कैंप लगाते हैं। यही वो जगह थी जहाँ से मिस्ट्री की शुरुआत होती है। जब ये ग्रुप अपने तय समय पर वापस नहीं आता है तो फिर सोवियत अथॉरिटीज को शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और फिर 20 फरवरी 1959 को एक ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। इस सर्च टीम में शामिल थे वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स, और बाद में इसमें आर्मी भी जुड़ जाती है। 26 फरवरी 1959 ऑपरेशन शुरू होने के 6 दिन बाद सर्च टीम को हाइकर्स का टेंट मिलता है, लेकिन वो टेंट वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था, क्योंकि टेंट बर्फ में आधा दबा हुआ था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि टेंट को अंदर से काटा गया था। इसका मतलब है उन्होंने खुद ही अपने टेंट को चाकू से काटकर एस्केप किया था। अब सोचो कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, जबकि उन्हें पता है कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। उनके इस बिहेवियर से पता चलता है कि टेंट के बाहर रहने के कंपैरिजन में अंदर रहना ज़्यादा खतरनाक था। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को टेंट के पास कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं, और ये फुटप्रिंट्स बहुत ही अजीब थे, क्योंकि कुछ लोगों ने एक ही जूता पहना हुआ था, कुछ ने सिर्फ सॉक्स पहने हुए थे, और कुछ लोग तो नंगे पाँव ही थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ये फुटप्रिंट्स पैनिक में भागने वाले नहीं लग रहे थे, बल्कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग शांत तरीके से चलकर नीचे गए हों। अब सवाल ये उठता है, अगर डेंजर इतना बड़ा था कि उन्हें टेंट काटकर भागना पड़ा, तो फिर वो लोग शांत तरीके से क्यों चल रहे थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास 2 बॉडीज मिलती हैं। इन दोनों के शरीर पर सिर्फ अंडरवेयर था, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उनके हाथों की स्किन जली हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि उन्होंने ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश की थी।
और वो दोनों इतना डेस्परेट थे कि उन्होंने पेड़ की ब्रांचेस को तोड़ने के लिए अपने नंगे हाथ इस्तेमाल किए और शायद यही वजह थी कि उनके नाखून तक टूट चुके थे। उन दोनों बॉडीज को चेक करने के बाद उनकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया को बताया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को 3 और बॉडीज मिलती हैं। ये बॉडीज टेंट और फॉरेस्ट के बीच में मिली थीं। इनकी पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन तीनों की मौत हो जाती है। जब बॉडीज को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इनमें से एक का स्कल फ्रैक्चर था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ये फ्रैक्चर इतना सीवियर नहीं था कि इससे मौत हो जाए, इसलिए इन तीनों की मौत का रीजन भी हाइपोथर्मिया ही बताया गया। अब बात करते हैं इस मिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग हिस्से की। इन्वेस्टिगेटर्स को 4 बॉडीज तुरंत नहीं मिलती हैं, बल्कि इन्हें ढूंढने में उन्हें 2 महीने का समय लग जाता है। मई 1959 में ये बॉडीज बर्फ के नीचे लगभग 4 मीटर की गहराई में दफन मिलती हैं और इन बॉडीज की हालत सबसे ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि इनमें से 3 के शरीर पर एक्सट्रीम इंटरनल इंजरीज थीं। 2 लोगों की पसलियां टूटी हुई थीं और एक का स्कल फ्रैक्चर था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, बाहर से कोई मेजर चोट नहीं थी। मतलब उनके शरीर के अंदर तो डैमेज हुआ था, लेकिन उनकी स्किन पर निशान नहीं थे। डॉक्टर्स ने कहा ये इंजरीज इतनी पावरफुल फोर्स से हुई हैं जैसे किसी कार एक्सीडेंट में होती हैं। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स चौथी बॉडी को देखते हैं तो सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आती हैं, क्योंकि इस चौथी बॉडी में कुछ बेहद ही शॉकिंग चीजें थीं। सबसे पहली बात तो वो एक लड़की की बॉडी थी और उसके शरीर पर कुछ मेजर एक्सटर्नल इंजरीज भी थीं। उस लड़की की जीभ और आंखें गायब थीं और लिप्स का भी कुछ हिस्सा मिसिंग था। अब ये सुनकर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई ब्रूटल अटैक था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डैमेज डिकम्पोजिशन से भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब बॉडी लंबे समय तक बर्फ या पानी में रहती है तो ऐसा होना आम बात है। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चारों बॉडीज के कपड़ों पर रेडिएशन भी पाया गया, लेकिन ये रेडिएशन बहुत हाई लेवल का नहीं था। फिर भी इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि आखिर ये रेडिएशन आया कहां से। अगर हम पूरी बॉडी डिस्कवरी को देखें तो कुछ बातें साफ हैं, जैसे सभी लोग अलग अलग जगहों पर मरे थे। कुछ लोग की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, कुछ की मौत इंटरनल इंजरीज से हुई थी और सभी लोगों की इंजरीज बहुत ही अबनॉर्मल थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया। इस केस से जुड़ी 2 अजीब बातें भी सामने आती हैं। पहली है स्ट्रेंज लाइट्स। आसपास के बहुत से लोगों ने आसमान में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स देखी थीं और दूसरी है ऑरेंज स्किन। कुछ बॉडीज की स्किन का कलर ऑरेंज हो गया था। अब अगर हम स्ट्रेंज लाइट्स की बात करें तो कई लोगों ने उस समय पर आसमान में ऑरेंज लाइट्स को देखने की बात कही थी, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया है कि ये लाइट्स 2 फरवरी 1959 की उसी रात को दिखाई दी थीं या फिर इनका इस इंसिडेंट से कोई सीधा कनेक्शन था। लोगों का तो ये भी कहना था कि जनवरी से लेकर फरवरी तक इन लाइट्स को कई बार देखा गया था। सोवियत इन्वेस्टिगेशन फाइल्स के मुताबिक भी उन लाइट्स की टाइमिंग पूरी तरह क्लियर नहीं थी। अब हम ऑरेंज स्किन का भी सच जान लेते हैं। फॉरेंसिक साइंस स्टडीज के मुताबिक जब बॉडी बहुत ठंड में रहती है और फिर धीरे धीरे डीकम्पोज होती है तो स्किन का कलर चेंज हो सकता है और कुछ रिपोर्ट्स में साफ तौर पर मेंशन भी है कि बॉडीज की स्किन का कलर डार्क एंड या ब्राउनिश हो गया था, लेकिन लोगों ने इसे एग्जैगरेट करके ऑरेंज स्किन बना दिया। इस केस से जुड़ी कुछ थ्योरीज भी सामने आती हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इंसिडेंट का रीजन एवलांच था, लेकिन प्रॉब्लम यह है टेंट पूरा नहीं दबा था और आसपास भी एवलांच का कोई क्लियर निशान नहीं था। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हवा में पैदा हुई लो फ्रिक्वेंसी साउंड इस इंसिडेंट का कारण बनी थी। इस लो फ्रिक्वेंसी साउंड को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। ये साउंड इंसान में पैनिक पैदा कर सकती है। अब तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन में उन दिनों कोल्ड वार का समय था, इसी वजह से हो सकता है कि वहां किसी सीक्रेट वेपन को टेस्ट किया जा रहा हो। इस थ्योरी को रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों के कपड़ों में मिलने वाला रेडिएशन किसी वेपन का रेडिएशन हो।
चौथी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई एलियन एक्टिविटी थी और आसमान में दिखने वाली ऑरेंज लाइट्स को भी एलियन से ही जोड़ा जाता है। पांचवी थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ के लोकल मानसी लोगों का मानना है कि ये जगह श्रापित है। 1959 में सोवियत गवर्नमेंट ने इसे अननोन कंपेलिंग फोर्स कहकर केस को बंद कर दिया था, मतलब कि उन्हें खुद पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ था। 2020 में केस को रीओपन किया जाता है और इस बार का कंक्लूजन था एवलांच और हाइपोथर्मिया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज भी ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में इस केस को रीओपन किया जाए और शायद फिर हमें पता चल पाए कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये था ड्याटलोव पास इंसिडेंट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।